हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। तो हमारा बुक है द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर हेल्थियर लाइफ। एंड कल हमने जाना कि एपिलेप्सी मिर्गी के बीमारी में कैसे डाइटिंग काम करता है। राइट, पर्टिकुलरली कीटोजेनिक डाइट जो होता है जिसमें कि वेरी लो कार्ब, हाई फैट एंड मॉडरेट प्रोटीन का डाइट जो है वो कैसे काम करता है इसके बारे में जाना। एंड मैंने जहाँ रोका था तो एक सवाल के साथ में कि यू नो डज द बॉडी रियली नीड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर बेसिक फंक्शनिंग। क्या हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है बेसिक फंक्शनिंग के लिए? तो कितनी जरूरत है? Right? अ, वो- देखिए, हमें क्या है कि वी आर ऑफन टोल्ड दैट ग्लूकोज इज द मेन बॉडीज मेन एंड प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल। राइट, हमें ये बताया जाता है कि ग्लूकोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो मेन फ्यूल है स्पेशली हमारे ब्रेन के लिए। राइट, वी आर टोल्ड दैट to limit our consumption of total fat intake to 35% of calories a day with only 11% of calories coming from saturated fat। जो फैट भी होगा वो उसमें भी क्या है कि 35% ही टोटली कैलोरी का होना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं कि व्हाट डू एक्चुअली द डेटा से। ठीक है, क्योंकि काफी रिसर्च हुआ है इसके बारे में, तो डेटा क्या बताता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए आगे जो पैरा है दैट इज अबाउट एंड्योरेंस एथलीट्स रिवील द सीक्रेट। जो एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं वो इस सीक्रेट को बता रहे हैं। जो डेटा बताती है वो इसके सीधे विपरीत बताती है कि कार्बोहाइड्रेट की शायद हमें जरूरत नहीं है। राइट, द बॉडी कैन परफॉर्म इट्स बेस्ट ऑन वर्चुअली जीरो कार्ब्स एंड मोस्टली फैट। और ये आज की बात नहीं है, डेट्स बैक टू 1983। 1983 में स्टीफन फेनी करके एक डॉक्टर स्टीफन फेनी है, उन्होंने एक स्टडी पब्लिश किया था। वो एमआईटी में थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो भी मैसाचुसेट्स में है। तो उन वहाँ में उनके अपने कोलीग्स के साथ में मिलके एक स्टडी पब्लिश किया था जिसमें कि वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटिव साइकिलिस्ट लोग थे, साइकिल चलाने वाले वर्ल्ड क्लास साइकिलिस्ट। राइट, जिनको 4 हफ्तों के लिए यानी पूरे महीने के लिए उनको एक कीटोजेनिक डाइट पर डाला गया था। राइट, and some of the participants increased their endurance which was an unexpected outcome given the conventional wisdom। उसमें से कुछ लोगों ने अपना जो एंड्योरेंस था वो काफी इंप्रूव हुआ उनका। राइट, जो जो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, बोले कि यार तेल आप ज्यादा खाओ तो कैसे हो सकता है। तो कार्ब्स खा ही नहीं रहा है, जबकि एंड्योरेंस है, उनको कार्ब्स चाहिए उनको बर्न करने के लिए, हम ये मानते हैं। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल विजडम था उसके अगेंस्ट में ये गया। द अभी इनका डाइट में क्या था, डाइट कंसिस्टेड ऑफ 15% कैलोरीज फ्रॉम प्रोटीन। उनके डाइट में 15% प्रोटीन से था, 83% फ्रॉम फैट। राइट, एंड लेस देन 3% कार्बोहाइड्रेट। लेस देन 3% मतलब समझते हैं आप, मात्र 20 ग्राम। राइट, वो करीब एक आलू हो सकता है। राइट, या एक आधा हैमबर्गर का बन, आधा बन, या एक एक बहुत थोड़ा सा पास्ता, that could be the 20 grams। यानी लेस देन 3% कार्ब्स दे रहे थे। और दे अंडरवेंट VO2 मैक्स। VO2 मैक्स क्या होता है कि मेजरिंग, एक मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक का एक मेजरमेंट होता है,
वो भी किया था, एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह बिफोर एंड आफ्टर द डाइट उन्होंने चेक किया इसको। तो ये बहुत छोटी स्टडी थी, इट वाज अ वेरी स्मॉल स्टडी दैट, जिसके थोड़ी हिकअप्स भी थे, थोड़े मुश्किलात भी थे। मुश्किलात ऐसा था कि उसमें से एक बंदे को पाया गया कि वो मतलब उसका जो रिजल्ट था वो सीधा ऑपोजिट आया, उसको कोई तकलीफ था, लेकिन बाद में पाया गया कि वो ओवर ट्रेन कर रहा था। उसका तकलीफ डाइट का नहीं था, ही हैड एक्चुअली ओवर ट्रेन। तो उसके रिजल्ट को अगर माइनस भी किया जाए, उसको एक्सक्लूड भी किया जाए, तो उसमें पाया गया कि द एवरेज बूस्ट इन एंड्योरेंस वाज 13%। एवरेज जो इन एथलीट्स का जो एंड्योरेंस बढ़ा वो करीब 13% उनका एंड्योरेंस बढ़ गया। अब ये इसलिए थोड़ा सा वो नहीं हुआ क्योंकि वो हिकअप वगैरह था, तो बट लेकिन क्या है कि वहां सर से क्या हुआ, दैट स्टडी नॉनदलेस मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। वहां से वो एक नया एक इरा स्टार्ट हुआ, जहाँ पे कि एक वो था कि कीटोजेनिक डाइट क्या होता है, कार्ब खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो वहां से एक एक नया एक थॉट प्रोसेस वहां से निकल के आया बोले। उस वक्त क्या था कि जो फिनी, डॉक्टर फिनी का जो काम था, ये थोड़ा अननोटिस्ड गया, ठीक है, क्योंकि छोटा सा स्टडी था और ऊपर से हिकअप्स भी थे। उल्टा उनको ना थोड़ा सा एक विधर्मी मानते थे उनके फील्ड में कि यार ये इज एन हेरेटिक टाइप, मतलब कि पता नहीं क्या करता रहता है दैट वे। लेकिन बाद में ये बंदा जाकर ही बिकेम ए प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और सिंस देन यानी कि 1983 से इनफैक्ट 2018 तक, टिल रिसेंट 2018 तक, वो क्या कि कंटिन्यूअसली वो इस तरह एंड्योरेंस एथलीट्स पे स्टडी कर रहे थे और फाइंडिंग्स को पब्लिश कर रहे थे, राइट। तो बोल रहे कि nobody in the 1980s however wanted to take seriously a high fat diet on a way to lose weight। 1980 के दशक में उस टाइम में कोई भी ये नहीं देखना चाह रहा था, कि किसी को सीरियसली नहीं देख रहे थे कि भाई एक हाई फैट डाइट से भी वजन कम किया जा सकता है, right? या पीक परफॉर्मेंस हासिल किया जा सकता है, या यू कैन प्रिवेंट हार्ट डिजीज या ऐसे कुछ भी डिजीज को प्रिवेंट किया जाता है विद हाई फैट डाइट, ठीक है। क्योंकि बोल रहे हैं कि इट जस्ट डिडंट मेक सेंस। हमें भी लगता होगा ना कि जो जो इसके अगर डिटेल्स नहीं जानते तो उन्हें भी लगेगा यार ये तो क्या बेकार बकवास बात है। बोले कि ईट फैट टू लूज फैट, मतलब फैट खाओ फैट कम करने के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। ईट फैट टू गेट फास्टर, तेज भागने के लिए या तेज जाने के लिए आपको फैट खाना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। ईट फैट टू अवॉइड हार्ट डिजीज, राइट। फैट खाओ और हार्ट डिजीज से बचो, ऐसा कैसे हो सकता है। बट देन टाइम्स हैव चेंज्ड, ठीक है, ये सारे सवाल थे उस वक्त कि ऐसा कैसे हो सकता है करके, लेकिन समय बदल गया है। टुडे वी हैव प्लेंटी ऑफ एविडेंस टू शो द वैल्यू ऑफ कीटोजेनिक डाइट्स। आज की तारीख में कीटोजेनिक डाइट्स कैसे काम करता है और उसके बारे में बहुत सारे सबूत हैं, एविडेंस है, इंक्लूडिंग स्टडीज बाय ये जो डॉक्टर फिनी के हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में। एंड द बेनिफिट्स आर नॉट ओनली फॉर एंड्योरेंस एथलीट्स और पीपल विद एपिलेप्सी। डॉक्टर फिनी नाउ वर्क्स primarily with people seeking sustained weight loss and better management of metabolic condition। ये सिर्फ एपिलेप्टिक वालों के साथ में या एंड्योरेंस एथलीट के साथ में नहीं है। डॉक्टर फिनी आज की तारीख में प्राइमरीली जो वजन कम करना चाहते हैं उनके साथ में, और जिनकी मेटाबॉलिक कंडीशंस खराब है उनके साथ में मिलके काम कर रहे हैं ऑन द सेम थिंग, कीटोजेनिक डाइट की को लेकर, ठीक है। और चीफली वो डायबिटीज पे काम कर रहे हैं, ये कीटोजेनिक डाइट से डायबिटीज को कैसे हराया जा सके, right? उन्होंने एक एक कंपनी फॉर्म करी है, ही को फाउंडेड कंपनी जो प्री डायबिटिक्स और डायबिटिक्स केसेस को रिवर्स करा देती है, एंड दैट टू मतलब ये लार्जली थ्रू डाइट। कैसा डाइट? कंज्यूमिंग लो कार्ब हाई फैट डाइट, एंड जिसको वो उन्होंने बताया कि उसको न्यूट्रिशनल केटोसिस कहते हैं। फिर न्यूट्रिशनल केटोसिस क्या चीज है करके आगे पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ही टर्म्ड इट एज न्यूट्रिशनल केटोसिस। तो उनके इसमें तो ऐसा भी है कि केसेस की बोले कि इन लेस देन 10 वीक्स, ठीक है, 10 हफ्ते से भी कम टाइम में, सम ऑफ हिज पेशेंट्स क्योर देयर डायबिटीज एंड नो लॉन्गर नीड इंसुलिन। उनके कुछ पेशेंट्स हैं जिनका डायबिटीज टोटली खत्म हो गया और उनको शायद इंसुलिन लेने की ही जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इट्स स्टैगरिंग व्हेन यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि थोड़ा सा लगता है यार बड़ा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी कि मतलब आ जाए तो फिर आदमी खत्म, पहले ही खत्म हो जाता है, आधा मर जाता है।
और यहाँ पर इसने पूरा रिवर्स किया 10 हफ्ते में, less than 10 weeks, एंड उनको इंसुलिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो if an eating plan can elevate a disease as serious as diabetes in a matter of weeks, अगर एक सिर्फ एक डाइट प्लान से, एक खाने के तरीके से क्या हम खा रहे हैं, वो एक डायबिटीज को अगर कुछ हफ्तों में ही अगर खत्म कर सकता है, इमेजिन कि व्हाट इट कैन डू फॉर अ बॉडी दैट्स नॉट सेटल्ड विद अ मेटाबॉलिक कंडीशन टू स्टार्ट विद। सोच के देखिए कि ऐसे शरीर के साथ में जिसमें अभी कोई कंडीशंस हुआ नहीं है, मेटाबॉलिक कंडीशन स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ खराब हुआ नहीं है, उन वो अगर ये डाइट फॉलो करने लगे, ये ईटिंग प्लान फॉलो करने लगे, तो कितना बड़ा चेंजेस आ सकता है। यू नो ऑटोफेजी, एम्प्टोर, वो सारी चीजें, इट विल ऑल वर्क ब्यूटिफुली। सो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द कीटोजेनिक डाइट, इसके बारे में आगे बताया, साइंस ऑफ द कीटोजेनिक डाइट। बोले कि द कीटोजेनिक डाइट इज सिमिलर टू फास्टिंग इन मेनी मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पेक्ट। कीटोजेनिक डाइट जो है ये फास्टिंग की तरह ही है, कई सारे मेटाबॉलिक और जो फिजियोलॉजिकल रेस्पेक्ट से अगर देखा जाए। और इसी के चलते बोल रहे हैं, विच इज वन ऑफ द रीजंस, बोल रहे हैं कि आई स्टार्टेड रीडिंग रिसर्च पेपर्स। जेम्स बताते हैं कि इसलिए मैं, क्योंकि वो फास्टिंग और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जैसा ही है, तो इसीलिए मैंने इसके रिसर्च पेपर्स पढ़ना शुरू किया और खुद पे आजमाया, बोल रहे हैं सेल्फ एक्सपेरिमेंटेड, सेल्फ एक्सपेरिमेंटिंग इट ऑन सिंस 2013। 2013 से वो खुद पे भी इसको आजमा रहे थे। अल्टीमेटली इन्होंने बोल रहे हैं कि ये बोलते हैं कि आई फॉलोड वीगन कीटोजेनिक डाइट, राइट, और करीब करीब 3 साल तक, ठीक है, फॉर मोर देन 3 years, एंड बाद में और भी ज्यादा इन्होंने किया था, बोल रहे हैं। और मेरा सवाल ये था कि could the diet be used to mimic the mTOR suppressing and autophagy inducing results of fasting while still including substantial calories? बोले मैं ये आजमा के देखना चाह रहा था खुद पे, और मेरा सवाल ये था कि क्या ये जो mTOR को बंद करने का और ऑटोफेजी चालू करने वाला जो सिस्टम होता है फास्टिंग के दौरान और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के दौरान, क्या वो एक्चुअली होगा अगर कीटोजेनिक डाइट, जब जिसमें कि आप पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट जैसी कैलोरीज नहीं ले रहे हैं, उस कंडीशन में क्या ये हो रहा है, क्या ये था इनका सवाल। इनफैक्ट बोल रहे हैं कि द गुड न्यूज इज दैट इट लाइकली कैन, ठीक है, इफ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। ठीक है, अच्छा न्यूज ये है कि ये हो सकता है, दैट एमटोर स्विच टर्न हो सकता है, सॉरी एमटोर स्विच टर्न ऑफ हो सकता है, ऑटोफेजी टर्न ऑन हो सकता है, जैसे फास्टिंग और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में होता है वैसे ही हो सकता है। लेकिन इसको अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे ये जो कीटोजेनिक डाइट को। लेकिन एक बुरी खबर भी है, द बैड न्यूज इज दैट अनलाइक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, फास्टिंग एंड प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, हमें कोई जो जो सीआर और ये सब जो जितने अभी तक बताए हैं, उनमें सब में क्या था कि कहीं ना कहीं से मिला था, तो क्लिनिकल ट्रायल्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी, राइट। जैसे वो लेरॉन सिंड्रोम वाला था, वहां से कुछ बातें पता चली, जो डॉफ्स थे, बौने लोग थे, ओकिनावन सेंटिनेरियंस थे, वहां से कई सारी चीजें पता चली, लोमा लिंडा वीगन्स वहां से मिला, माउंट एथोस, क्योंकि वो लोग सब एक पर्टिकुलर तरह के डाइट में थे, तो उनको ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। तो उससे मालूम चल गया भाई लॉन्ग टर्म एंटी एजिंग हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। लेकिन कीटोजेनिक के डाइट के साथ में क्या है कि ऐसा कोई कहीं पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, ऐसा कोई कल्चर नहीं है हु आर एग्जैक्टली फॉलोइंग द कीटोजेनिक डाइट, क्योंकि ये तो अलग ही है ना। तो क्या करना पड़ा है, इंस्टेड वी आर गोइंग टू हैव टू डेल्व इनटू साइंस, राइट। तो हमें साइंस का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे कीटोजेनिक डाइट काम करता है, व्हाई इट शुड मिमिक द बेनिफिशियल रिजल्ट्स ऑफ दोस अदर एम्टोर एंड ऑटोफेजी स्विचिंग लाइफस्टाइल, क्यों वो मतलब उस तरह काम करना चाहिए, ठीक है, या कैसे वो काम करता है, वो जो एमटोर और ऑटोफेजी के इसमें सिस्टम में, जैसे वो सॉरी, जैसे वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में और फास्टिंग में जैसे काम करता है, वो वैसे यहाँ पर कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये सब के लिए साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो है ये कीटो मैथ्स बताया हुआ, ये कैलकुलेशन है, कीटो मैथ्स, मैथमेटिक्स बेसिकली। तो क्या है ये, बोले कि एट एनी गिवन टाइम
किसी भी समय आप देखेंगे एक एवरेज 68 किलोग्राम वजन का, अगर इफ एनीबडी वांट्स टू राइट इट डाउन, थोड़ा सा आपको और आइडिया मिल जाएगा इस चीज को, कि अगर एक 68 केजी का एक बंदा है, ठीक है, और जिसका बोले इंडिविजुअल हैज अबाउट 80 कैलोरीज ऑफ ग्लूकोज एट एनी गिवन टाइम, द एवरेज 68 किलोग्राम इंडिविजुअल हैज अबाउट 80 कैलोरीज ऑफ ग्लूकोज, यानी 80 कैलोरीज ग्लूकोज उसके शरीर में होता है, राइट, जो करीब करीब बोलते नहीं, एक 6 से 7 शुगर क्यूब्स के बराबर होता है, 6 to 7 शुगर क्यूब्स के बराबर, जो उनके शरीर के अंदर में जो 5 लीटर खून है उसमें बह रहा होता है, राइट, 5 लीटर उनका जो ब्लड है उसमें वो बह रहा होता है। ग्लूकोज दैट स्टोर्ड इन द मसल कॉल्ड ग्लाइकोजन इज इक्वल टू 480 कैलोरीज। उसी बंदे के मसल में जो जो ग्लूकोज स्टोर होता है उसको बोलते हैं जो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, तो वो करीब करीब 480 कैलोरीज है, ठीक है, एंड स्टोर्ड इन द लिवर आर अनदर 280 कैलोरीज ऑफ ग्लाइकोजन, और लिवर में भी थोड़ा ग्लाइकोजन होता है, करीब 280 कैलोरीज, ठीक है, तो फॉर अ टोटल ऑफ अबाउट 808 कैलोरीज रेडी टू यूज। तो ये जो 68 केजी का बंदा है, इसको अभी टोटल 880 कैलोरीज है यूज करने के लिए, ठीक है, मतलब ये सब उनके शरीर में जो कैलोरीज है उसके बारे में बताया, राइट। तो टू गेट अ पर्सपेक्टिव दैट द सेम 68 केजी, अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन देख लेते हैं कि थोड़ा सा, कि ये सेम 68 किलोग्राम का बंदा जो है, ये सोते वक्त करीब 46 कैलोरीज इसका बर्न हो जाएगा। 68 कैलोरीज अगर वो बैठा रहे, ठीक है, 68 कैलोरीज एन आवर सिटिंग क्वाइटली, 1 घंटे में 68 कैलोरीज चला जाएगा, जब वो सॉरी 46 कैलोरीज एन आवर स्लीपिंग, 1 घंटे में 46 कैलोरीज उसका कंज्यूम होगा जब वो सो रहा है, और 68 कैलोरीज जब वो बैठा है 1 घंटे में कंज्यूम होगा जब अगर वो बैठा है, ठीक है, और एक 102 पर आवर डूइंग लाइट वर्क, अगर वो हल्का फुल्का काम कर रहा है तो 102 कैलोरीज उसका कंज्यूम होगा पर आवर, लाइक जैसे कि शॉपिंग के लिए गया या कुछ छोटा मोटा काम करने लगा, तो 170 कैलोरीज पर आवर कंज्यूम होगा अगर वो कोई मॉडरेट काम कर रहा है, तो जैसे घर के कुछ काम कर रहा है, गार्डनिंग कर रहा है, ऐसे कुछ करेगा तो 170 कैलोरीज पर आवर खर्चा होगा, ठीक है। तो बोले कि इफ द लास्ट मील वर टेकन एट 6 PM, अगर वो बंदा अपने पूरे दिन का जो लास्ट मील है, आखिरी जो डिनर है वो 6 PM को ले रहा है, फॉलोड बाई मान लेते हैं कि 4 घंटे वो सोया, सॉरी 4 घंटे बैठा रहा, ठीक है, कुछ नहीं किया उसने, टीवी देख रहा है, राइट, एंड उसके बाद में मान लेते हैं कि 8 घंटे वो सोया, द इंडिविजुअल वुड यूज रफली, और मतलब अगर ये चीज हम करें बाकी दिन में जो काम किया वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इसमें देखा गया कि इंडिविजुअल का जो अगर ये टोटल अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखा गया कि उसका जो स्टोर्ड वाला जो कैलोरीज था ना, 880 कैलोरी जो उसके पास था, उसका सिर्फ 3/4 यूज होता है, 3/4 ही यूज होता है स्टोर्ड ग्लूकोज का, ठीक है, कब तक? सुबह 6 बजे के अंदर तक, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ऑथर बोलते हैं, जेम्स बोल रहे हैं कि आई रियलाइज दैट द कैलकुलेशन पर्टेन्स टू 68 किलोग्राम, ये जो कैलकुलेशन है ये 68 किलोग्राम के बंदे के ऊपर में, ठीक है, ये नंबर्स थोड़ा सा बदल सकता है अगर हम वजन को देख लें, वजन, हाइट, उम्र, जेंडर, ठीक है भाई, किस लिंग का है, पुरुष है, स्त्री है, तो ये सब पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन बोलने की दर published research upon which these calculations are based typically refer to an average 150 pound man, लेकिन ये जो पब्लिश रिजल्ट है ये एक एवरेज 68% केजी का एक बंदे के ऊपर में बोल रहे हैं। जो मोस्ट अमेरिकन एंड ब्रिटिश मैन टुडे आर, जो मोस्ट अमेरिकन और ब्रिटिश मैन जो है करीब 5 फीट 9 इंचेस, 0.75 सेंटीमीटर तक आ जाते हैं, ठीक है, और करीब करीब 9 केजी ज्यादा होते हैं, 68 से भी 9 केजी ज्यादा, यानी कि 9 केजी मतलब कि 77 केजी के आसपास होगा एक एवरेज अमेरिकन और ब्रिटिश आज की तारीख में। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको समझने के लिए आप 68 केजी वाला ही पकड़ के चलो बोल रहे हैं, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन अगर जो करना चाहे तो अपना करे, सो लेकिन द ओवरऑल लेसन जो है इसमें से दिस रिमेन्स द सेम, ठीक है, ये चीज समझना जरूरी है। तो अभी हमें ये पता चल गया हमारा स्टोर्ड कैलोरीज का
सिर्फ 3/4 ही यूज हो रहा है, राइट? ओके, नाउ whenever you are substantially limit your carbohydrate intake for longer than 12 hours, जब कभी आप अपना जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है ये 12 घंटे से ज्यादा आप अगर उसको लिमिट करोगे सब्सटेंशियली, you are likely to burn through that tiny amount of stored glucose and glycogen in your body and cause your body to turn its real source of stored energy. क्या हो जाता है जब 12 घंटे से ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, तो क्या करता है कि हमारा शरीर जो है, एक स्टोर्ड ग्लूकोज है हमारे इसमें, ये ग्लाइकोजन वगैरह इसको तो कंज्यूम करने लगता है, इसको तो खा गया, 3/4 निकल गया, और भी अगर जरूरत पड़ गई तो कहाँ जाता है वो, फैट की तरफ जाता है, राइट? जो रियल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे शरीर, द स्टोर्ड फैट। आपको सुन के बड़ा वो लगेगा कि कितना फैट है हमारे, कितना कैलोरीज है फैट। एक 68 kg के बंदे के बॉडी कंपोजिशन मान लेते हैं उसका, अगर 22% फैट है, ठीक है, तो उसका 22% फैट मतलब कि वो 15 kg एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू ट्राइग्लिसराइड है, 15 kg ऑफ एडिपोज टिश्यू ट्राइग्लिसराइड वो लेके घूम रहा है भाई, जिनका 22% है फैट है, ठीक है। और पता है आपको 15 kg एडिपोज टिश्यू ट्राइग्लिसराइड कितना होता है? 1,35,000 कैलोरीज, राइट? आप सोच रहे हो यार, इतना हम लेके घूम रहे कैलोरी और फिर भी खा रहे, राइट? तो ये दिस इज अवेलेबल फॉर यूज, आप ये चीज समझिए कि दिस इज अवेलेबल फॉर यूज, राइट? बोले यूनाइटेड स्टेट्स में बोला गया कि, या मैं एक्चुअली ब्रैकेट में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये है कि यूएस में बोलते हैं कि अगर 25% बॉडी फैट है तो उनको ओबीस माना गया है, ठीक है। और ये जो है आजकल, आज की तारीख में करीब 65 साल से ऊपर वाले करीब 50% लोग ओबीस, ठीक है। कंपैरिजन अगर यूके में किया जाए तो यूके में वो लोग बॉडी फैट नहीं देखते हैं, वो बीएमआई देखते हैं, और बीएमआई के हिसाब से 2015 में बोल रहे हैं कि करीब 36% लोग जो है यूके में भी ओबीस कैटेगरी में है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर एट सेवरल थाउजेंड कैलोरीज ऑफ डेली एक्सपेंडिचर, अगर कई हजारों कैलोरी से अगर डेली खर्चा हो भी जाए हमारा, तब भी आप देख सकते हैं कि फैट वुड गेट अ पर्सन, वो जो 68 kg का जो बंदा है, उसको कई महीनों तक नॉन स्टॉप फास्टिंग, और या बोलते नहीं, अगर कोई भूखा कोई अकाल पड़ जाए, खाना नहीं मिले, तो उसमें भी वो काम करेगा, बंदा फिट रहेगा एकदम, ठीक है, कुछ नहीं होगा उसको, राइट? तो बोले कि when the body burns through stored glucose and glycogen starts burning fat, जब हमारा शरीर जो है ये ग्लूकोज खत्म कर दिया, ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड था लिवर में मसल में वो खत्म कर दिया, और जब फैट को बर्न करना शुरू करता है, द लिवर प्रोड्यूसेस द ऑल्टरनेटिव फ्यूल, उस वक्त लिवर एक एक और फ्यूल बनाता है, विच इज कॉल्ड द कीटोन बॉडीज, ठीक है, क्योंकि ये जो कीटोन वाला हमें वही है कि कहाँ से आया ये, right? तो यू आर इन कीटोसिस व्हेन द कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट इन द ब्लड, और उस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं, हम एक कीटोसिस में चले जाते हैं जब ये जो कीटोन बॉडीज हमारे ब्लड में जमा होने लगता है। ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस माइल्ड कीटोसिस व्हेन वी फास्ट, जब हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हम लोग सब एक माइल्ड कीटोसिस हम एक्सपीरियंस करते हैं, कि व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग आफ्टर अ लॉन्ग ग्लूकोज डिप्राइव्ड स्लीप और आफ्टर वेरी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, मतलब ये क्या होता है कि जब हम कुछ खाए बिना कार्बोहाइड्रेट लेस, बहुत एक लंबी नींद के बाद उठ रहे हैं, या बहुत कोई हेवी वर्कआउट वगैरह कुछ करके हम आ रहे हैं, तो उस वक्त ये कीटोसिस काम करता है, राइट? अगर अगर आप देखेंगे ना, एक पेट में एक जलन सा होता है, अरे यार खाया नहीं या समथिंग लाइक दैट, राइट? जो जो बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते हैं तो उनको जरूर एक्सपीरियंस हुआ है, आई फेल्ट दैट। तो कीटोसिस हैज बीन एन इम्पोर्टेंट एडेप्टेशन थ्रू आउट ह्यूमन इवोल्यूशन, ये जो कीटोसिस है ना, ये एक इम्पोर्टेंट एडाप्टेशन है, इम्पोर्टेंटली हम हमारे जो पूर्वजों ने, ह्यूमन बीइंग्स ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बोले कि अलाउिंग अस टू प्रिजर्व व्हेन एडिक्वेट फूड वाज हार्ड टू फाइंड, हमारे पूर्वजों को ना एक कीटोसिस ही एक प्रोसेस था जो हेल्प करता था कि हम लंबे टाइम तक भूखे रह सकें,
राइट, क्योंकि खाना मिल नहीं पाता था उस टाइम में हमारे पूर्वजों को, जब हंटर्स गैदर उस टाइम में। अकॉर्डिंग टू साइंस जर्नलिस्ट, यहाँ पे एक दूसरे एक ऑथर को इन्होंने यहाँ पे कोट किया है, उनका लिखा हुआ आगे पूरा बताए हैं। एक साइंस जर्नलिस्ट हैं गैरी टॉबिस करके, right? और उनकी एक किताब है व्हाई वी गेट फैट एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। आई थिंक दैट मस्ट बी एन इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि जब इन्होंने इसके बारे में बताया तो इनफैक्ट उसमें बताते हैं कि इनफैक्ट वी कैन डिफाइन दिस माइल्ड कीटोसिस एज द नॉर्मल स्टेट ऑफ ह्यूमन मेटाबॉलिज्म when we are not eating the carbohydrate that didn't exist in our diet for 99.9% of human history। बोल रहे हैं कि ये जो माइल्ड कीटोसिस होता है, ये क्या है कि एक नॉर्मल स्टेट है हमारे ह्यूमन मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, ठीक है। एंड वो ही बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में था ही नहीं सिंस इवोल्यूशन। 99.9% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बताती है, आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट नहीं था, 0.1% में ही ये कार्बोहाइड्रेट आया है, बता रहे हैं। कैसे करके आगे है, राइट। एज सच बोलते हैं कि कीटोसिस इज आर्ग्यूएबली नॉट जस्ट अ नेचुरल कंडीशन बट इवन ए पर्टिकुलरली हेल्दी वन। इसलिए आप इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो कीटोसिस होता है, जो व्हेन यू आर ऑन अ कीटोजेनिक डाइट, हाई फैट, नो कार्ब्स डाइट, ठीक है, तो ये बेसिकली एक नेचुरल कंडीशन ही नहीं है, बल्कि ये फायदेमंद भी है। इट्स अ वेरी हेल्पफुल वन आल्सो। बोले कि थ्रू आउट आवर इवोल्यूशन, हमारे पूरा जो एवोल्यूशन, जो ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन हुआ था, वी सॉट फैट, स्पेशली फैट, मतलब कि हम फैट ही ढूंढते रहे, फैट ही खाने के लिए यूज करते रहे, क्योंकि वो बर्निंग के लिए वो जरूरत था हमें, शरीर के लिए, हमारे पूर्वजों को। जैसे कि वो खाने में भी वो क्या खाते थे कि लिवर खाते थे, ब्रेन खाते थे, बोन मैरो खाते थे, बिकॉज दे वर ऑल फैट, राइट। वो कैलोरी डेंस फूड सोर्स था, राइट। इट्स लाइकली वन ऑफ द रीजंस लार्ज एनिमल्स, बोले शायद इसीलिए होगा कि जो बड़े बड़े जानवर है ना, जो मैमथ्स और जाइंट स्लॉथ्स वगैरह जो बड़े बड़े थे, हाथी जो पुराने जमाने का जो आइस एज में जो दिखाया, अगर आप मैमथ क्या है सोच रहे होंगे तो, राइट, आइस एज मूवी में जो दिखाया, तो शायद इसीलिए वो लोग एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि वो बड़े थे जानवर थे, ठीक है, उनमें ज्यादा फैट था, उनका ब्रेन शायद बड़ा था, ठीक है, तो वो उसको मार के खा जाते थे शायद, शायद, राइट। और एंड दे ऑल डिसअपियर्ड फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन एज द ह्यूमन पॉपुलेशन देयर वाज एक्सपेंडिंग, क्योंकि वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना क्या हुआ कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने लगा, और ये जो जानवर हैं ये लुप्त होते गए। Those animals were great sources of fat in addition to protein। प्रोटीन भी था उनके शरीर में, मसल्स थे, काफी लार्ज थे वो लोग, और उसके साथ में उसमें फैट भी था। अब हमें ये चीज भी नहीं भूलना चाहिए कि वी शुड ऑल्सो रिमेम्बर दैट many of our ancestors suffered through a 20,000 year long mini ice age। हमारे जो पूर्वज थे ना, हमें ये चीज बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि एक टाइम ऐसा भी था कि एक एक मिनी आइस एज भी था, 20,000 साल का एक मिनी आइस एज रहा है, जब जिस टाइम में कि जो आज जो आर्कटिक में और अलास्का में जैसे साल भर ठंड रहती है ना, तो वैसा टाइम भी रहा था। उस टाइम से भी हमारे पूर्वज गुजरे हैं, right? और सर्दियों में क्या होता है, जब जब फुल स्नो पड़ा हुआ है, आइस एज वाला सिस्टम रहेगा, तो वहां में कार्बोहाइड्रेट नाम की चीज नहीं है, द सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट वुड हैव बीन लिमिटेड, क्योंकि आइस एज पड़ा हुआ है। और जब कभी अगर समर टाइम आता भी था, तो बहुत कुछ एक आध महीनों के लिए, उस टाइम में कुछ मिल गया कार्बोहाइड्रेट तो ठीक है, अदरवाइज पूरा टाइम क्या था, वो बर्फ से ढका रहता था। तो दिस may also have been the reason why humans developed such a taste for sweet things। शायद इसलिए हो कि हमारे पूर्वजों को, बोलते नहीं, उनको फैट और प्रोटीन तो मिल जाता था, ठीक है, वही अवेलेबल था, कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं था। जो वो कुछ टाइम एक आध महीने जो मिल पाता था समर्स में, उस टाइम में वो कार्बोहाइड्रेट खाते थे और उनको मजा आता था। तो शायद इसलिए हम लोग आज की तारीख में ना इतने कार्बोहाइड्रेट के प्रिय हो गए हैं कि भाई जहां मीठा मिल जाए खा लो यार। मे बी दैट इज द रीजन, ऐसा करके बताएं कि द टेस्ट ऑफ फॉर स्वीट थिंग्स, ये शायद इसीलिए डेवलप हुआ हम लोगों में, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट। तो बोले कि ये एक्चुअली नेचर्स का तरीका है, नेचर का, कि मेकिंग श्योर दैट वी वुड टेक एज मच एडवांटेज ऑफ द लिमिटेड सोर्सेस अवेलेबल।
ये नेचर का एक तरीका है कि वो जो समर के टाइम में कम ही हो भले, लेकिन उसको मैक्सिमम एडवांटेज ले सके, तो इसीलिए दैट स्वीट टूथ हैज कम अप। बोले कि क्योंकि बाकी साल क्या होता था, फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर फैट वॉज व्हाट केप्ट अस हेल्दी, लीन एंड एनर्जाइज ड्यूरिंग आवर हंटर गैदरर डेज। बाकी दिनों में, ये समर में तो मिल जाता था कार्बोहाइड्रेट, मीठा खा लिया या एनीथिंग फॉर दैट मैटर, लेकिन बाकी जो पूरा बर्फ पड़ा हुआ आइस एज का टाइम है, उस वक्त फैट ही था एक चीज जो हमें हेल्दी रखता, चर्बी या फैट हमें हेल्दी रखता था, लीन रखता था और एनर्जाइज रखता था, राइट। सो ये इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल क्या, ये बहुत हेल्दी प्रोसेस भी है, ठीक है। तो बोल रहे कि ईटिंग कार्बोहाइड्रेट स्टिमुलेट्स इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है, ये हमें पता है, एज वी ऑलरेडी नो कि ईटिंग, अगर हम कार्ब्स लेंगे तो इंसुलिन प्रोडक्शन होगा। कंजम्पशन ऑफ टू मेनी कार्ब्स एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन आर व्हाट लीड्स टू फैट प्रोडक्शन एंड फैट स्टोरेज। बहुत ज्यादा कार्ब्स खाएंगे, उससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उससे फैट प्रोडक्शन होगा और फैट जमा होगा, ठीक है। एंड एज यू कैन इमेजिन क्या होगा कि सच ए सिनेरियो मींस अ रिड्यूस्ड एबिलिटी टू बर्न फैट। ऐसा करने से क्या होगा कि जो फैट जो स्टोर्ड है ना, वो बर्न होगा ही नहीं। आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, इंसुलिन बढ़िया हो रहा है, फैट स्टोरेज हो रहा है, वो फैट कभी गलेगा नहीं जो स्टोर्ड है। ये जो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स है ना, जो प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह बनाने वाले जो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आज भी वो जो लो फैट करके लिख के बेचते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, ठीक है, लो फैट ऑन देयर लेबल्स टू एनहांस सेल। वो बोल रहे हैं कि यार क्योंकि फैट को तो हमने इतना बदनाम कर रखा है ना, ठीक है, तो उसमें लिख के रखते हुए लो फैट, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि इससे सेल्स बढ़ना है, ठीक है। जबकि क्या है कि व्हाट आर मोस्टली हाईली, मतलब वो लो फैट तो बोल के लेबल चिपका देते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, हाई ग्लाइसेमिक प्रोसेस्ड फूड होता है। क्या फैट होता है नहीं होता है वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट क्या होता है एग्जैक्टली, इट्स हाई ग्लाइसेमिक प्रोसेस्ड फूड्स होता है, जिसमें कि वो लगाते हैं कि लो फैट, ठीक है। लेकिन वो फैट तो फिर भी बनेगा ही, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर उस चीज का ज्यादा रहेगा तो इंसुलिन का ही होगा, तो फैट स्टोरेज वैसे ही होना है। तो दिस इज जस्ट एन आई वॉश बता रहे हैं, राइट। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट? विथ प्रोडक्ट्स दैट विल ड्रामेटिकली इंक्रीज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज योर एपेटाइट। क्या होगा कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा ऐसे प्रोडक्ट से, आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा, रिलीज इंसुलिन दैट टेल्स योर बॉडी टू मेक मोर फैट एंड स्पेयर बर्निंग द फैट यू ऑलरेडी हैव। तो उससे क्या होगा, फिर आपका फैट जमा होगा, और जो आपका जो फैट का जो स्टोरेज है वो वहीं का वहीं बना रहेगा और ज्यादा स्टोर होता रहेगा। और ये सब में कहा जाता है आपका ऑटोफेजी जो है, स्विच, लेट्स नॉट फॉरगेट द स्विच, ठीक है, वो ऑफ में ही पड़ा हुआ है ऑटोफेजी वाला स्विच, राइट। और एमटोर एकदम चालू है, ठीक है। क्योंकि बोल रहे हैं कि बिकॉज योर मेटाबॉलिक स्विच इज कॉन्स्टेंटली टर्न टू द ग्रोथ साइकिल। जो हमारा जो जो स्विच है, जो मेटाबॉलिक स्विच, वो एमटोर की तरफ में ही पड़ा हुआ है और ग्रोथ 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 चल रहा है, कोई ऑटोफेजी नहीं, ठीक है। स्टडीज डन मोर देन 20 years ago have documented higher mortality rates among, कुछ 20 साल पहले किया हुआ एक स्टडी है, उसमें बताते हैं कि हायर मोर्टेलिटी रेट amongst people with high carbs consumption and low mortality rates at lower risk of developing cardiovascular disease among, जो जो लोग बहुत ज्यादा कार्ब्स खाते हैं उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावना ज्यादा थी, कंपेयर टू दोस पीपल जो फैट ज्यादा खाते हैं, राइट। इनफैक्ट बोले कि मोर रिसेंटली 2017 में एक स्टडी हुई थी, ये ब्रिटिश जर्नल है द लैंडसेट करके, उसमें पब्लिश हुआ था। तो रिसर्चर्स फ्रॉम मल्टीपल जो कई सारे इंस्टीट्यूशन से मिलकर उन्होंने करीब 7.5 साल का एक लंबा, मतलब ये चला था, सर्वे चला था, जिसमें कि 35 से 70 साल के लोगों को लिया गया था करीब 18 देशों में, राइट। तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग स्टडी, ठीक है, क्योंकि उस स्टडी में करीब 1,35,000 लोग भी थे, ठीक है। और उनको जैसे दो ग्रुप में बांटा गया था, ठीक है।
They grouped them according to the amount of carbohydrate, fat and protein they consumed. अच्छा अच्छा, ओके, दे वर ग्रुप्ड, उनको ये हिसाब से ग्रुप किया गया था कि कौन कितना कार्बोहाइड्रेट खाता है, कौन कितना फैट लेता है और कितना प्रोटीन लेता है, राइट। और ये अब 1,35,000 लोगों को कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, तो ये उनके खुद के सेल्फ रिपोर्टेड डाइटरी डाटा था। ऐसा नहीं था कि कोई उनके पीछे पड़ा था, खुद अपना वो खुद नोट करते थे और बताते थे। फर्दर दे कंपेयर द डाइट्स टू द रिस्क ऑफ डेवलपिंग वेरियस कंडीशन, और उसके बाद में वो जो डाइट्स जो 7.5 साल में उनको जो क्या खाया वो पता करके, फिर उस स्टडी में ये पता किया कि इससे जो दूसरे जो कंडीशंस डेवलप होते हैं, कार्डियोवास्कुलर या हार्ट डिजीज या इनफैक्ट मौत तक होती है, तो होती है नहीं होती है, ये इस चीज को कंपेयर किया गया उनके वो डाइट से, कितने लोग मरे या कितने लोगों को डायबिटीज हुआ या कितने लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, ये सारा चीज चेक किया था। What the researchers discovered went against the conventional wisdom. जो जो रिसर्चर्स ने पाया वो जो कन्वेंशनल विजडम है, जो स्टैंडर्ड चला आ रहा है, उसके टोटली विपरीत था। क्या था? When they compared the highest consumers of carbohydrate, जब उन्होंने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के जो कंज्यूमर्स थे सबसे ज्यादा, करीब वो 77% डेली कैलोरीज लेते थे एज कार्बोहाइड्रेट, with the lowest 46% of daily calories, right? When they compared the highest consumers of carbohydrate, 77% of daily calories, with the lowest, जो कम कैलोरीज लेते थे एज कार्बोहाइड्रेट और जो ज्यादा लेते थे, एक एक था जो 77% के करीब लेता था और एक था जो 46% के करीब लेते थे कार्बोहाइड्रेट। हायर कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन वॉज एसोसिएटेड विथ, जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते थे उनका पाया गया कि उनमें 28%, 28% इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ, 28% इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ, मतलब 28% रिस्क ज्यादा था उनका मर जाने का। और कन्वर्सली उन्होंने देखा कि the researchers found that those with the highest intake of dietary fat, उसका विपरीत दूसरा वाला भी देखा उन्होंने, चेक किया कि जो सबसे ज्यादा फैट खाते थे, करीब 35% उनका डेली कैलोरी का जो फैट था, जो सबसे ज्यादा फैट लेते थे, वर 23% लेस लाइकली टू हैव डाइड। ठीक है, उनका पॉसिबिलिटी था कि वो 23% लेस लाइकली था कि वो शायद मर जाते, राइट। तो एंड दोस्त विद द लोएस्ट इनटेक ऑफ फैट, अच्छा ये 23%, अगेन वो कंपैरिजन था विद द पीपल विद जो बहुत कम फैट लेते थे, उनका भी मरने की संभावना ज्यादा थी, राइट। तो फैट ज्यादा लेने से भी आपका मौत से बच सकते हैं, कहने का मतलब, राइट। तो बोले कि देखिए ये जो ये जो स्टडी था, द स्टडी ट्राइड टू टीज आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स एंड देयर इफेक्ट्स। इस स्टडी में अलग अलग टाइप के फैट्स भी थे, फाइंडिंग दैट those who consumed the highest level of monounsaturated and polyunsaturated fats, example, जो लोग अब इसमें भी अलग अलग टाइप के फैट खाते थे ना, क्योंकि सब लोग अपना ही वो डाइट बना रहे थे, तो कोई उनके पीछे पड़ा नहीं था कि भाई क्या खा रहे हो नहीं खा रहे हो, कोई मॉनिटरिंग नहीं था, सब अपना खुद ही लिख रहे थे। तो उसमें ये चीज भी पाया गया कि जो लोग मोनो सॉरी आमा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स खाते थे, ठीक है, एग्जाम जो गुड फैट्स होते हैं, जो प्लांट बेस्ड ऑयल्स, नट्स, सीड्स, एवोकाडो, फिश वगैरह में है, उनका करीब 20 से 19% डेथ रिस्क जो है वो कम हो जाता था, करीब 20% लेस लाइकली उनका डेथ हो सकता था, ठीक है। इनफैक्ट वो भी नहीं, वो तो चलो ये तो गुड फैट की बात है कि भाई पॉली पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट ही लेते थे, वो वैसे डाइट्स लेते थे वो। लेकिन जो लोग जो खतरनाक वाला फैट लेते थे ना, सैचुरेटेड फैट, जो बटर में और एनिमल मीट वगैरह में पाया जाता है, मिल्क वगैरह में जो भी चीज पाया जाता है, उनके भी, ऑल्दो वो डेंजरस फैट लेते थे, लेकिन उनमें भी पाया गया कि उनकी भी जो पॉसिबिलिटी थी 14% रिड्यूस रिस्क ऑफ डेथ, करीब 14% उनमें भी लेस पॉसिबिलिटी था कि उनका डेथ हो जाता, ठीक है। तो अभी तक तो ये है कि भैया चलो ठीक है, कोई भी फैट ले लो यार, राइट, आप यूल बी सेफ। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ले लिया या द प्रोसेस्ड फूड जो मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, वो उसमें जो हाई ग्लाइसेमिक
इंडेक्स वाला जो चीज ले लिया तो वो खतरनाक। राइट। तो आज हम यहाँ पर उसको रोक देते हैं, क्योंकि ये स्टडी के बारे में आगे और बहुत है। तो विल विल गेट टू दैट फ्रॉम टुमारो। राइट। तो आज इसको हम यहाँ पे पॉज देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी टाइम अप, थोड़ा सा ज्यादा मैंने समय ले लिया आज। राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगर इफ एनीबडी वांट्स टू कुछ इनपुट्स वगैरह देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। Else it's back to you, Rai, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आप में से कोई भी बोलना चाहे तो अनम्यूट है, जरूर। मुझे तो मेन अट्रैक्शन तो मुझे वही लगा कि दैट 1 लाख, कितना बताया था मैंने, 1 लाख, जो एडिपोज टिश्यू का जो पड़ा है कि 1,35,000 कैलोरीज हम लेके घूम रहे हैं भैया। राइट। तो ये तो कई महीनों तक चली जाएगा। तो अगर वजन कम करना है, वेट मैनेजमेंट वगैरह है, तो ये चीज एक है कि भाई हम लेके इसको घूम रहे हैं साथ में। ठीक है। तो खाने के पीछे भागने की जरूरत नहीं, खाना तो अबंडेंस में अवेलेबल है। ठीक है। देख दाख कर खाएं। अगेन अभी हम फाइनल कंक्लूजन पे हम किसी चीज में ना आए, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए। तो लेट्स नो एवरीथिंग एंड उसके बाद कुछ कंक्लूजन में आए। राइट। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अब हम मंडे मिलेंगे। ग्रेट एवरीवन, बाय बाय।